जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। ये वास्तविक कहानी है उन लोगों की जो जीवन को उन्नत बनाने के लिए निरंतर संघर्ष करते हैं, जीवन की किसी भी स्थिति से निराश नहीं होते, निश्चल भाव से जीवन के हर रंग में घुल मिल जाते हैं और उन्नति की नई राह खोज लेते हैं। आशा है कि इनका जीवन संघर्ष हमारे जीवन को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। आइए जुड़ते हैं जीवन के इस रंग से। जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं सैयद अनीस सैयद मूसा जरी के धागों से कपड़े पर डिजाइन बनाता हूं। एम्ब्रॉयडरी या कढ़ाई कहते हैं इसे। यही मेरी हॉबी है और मेरी रोटी का जरिया भी। इसी से मेरी रोज की रोटी आती है। अनीस भाई जरी वाले, यही पहचान है मेरी। महाराष्ट्र के वर्धा जिले की तहसील हिंगन घाट में मेरा जन्म हुआ और एक सामान्य परिवार में जिंदगी शुरू हुई। मेरे पिताजी भी यहीं रहते थे, दादाजी भी यहीं रहते थे, पूरा परिवार मेरा यहीं रहता था। और 8 साल की आयु में मेरे पिताजी का देहांत हो गया और सारा बोझ हमारे जो बड़े भाई थे रफ़ीक मास्टर, उनके ऊपर में सारा भार आने के बाद मेरी पढ़ाई का जो बचपन में जो मेरी पढ़ाई हुई है सारा दारोमदार उनके ऊपर ही था। उन्हें स्कूल से जो तनख्वाह मिलती उसी से हमारा गुजर बसर होता। अब तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली ही बात थी, तो पढ़ाई कुछ ज्यादा नहीं हो पाई। तालीम बीच में ही छूट गई और रोटी से लड़ाई तो बराबर बनी रहती थी। लेकिन मेरी कला में बड़ी रुचि थी, फिर चाहे चित्रकला हो या गाना बजाना, मुझे बहुत भाता। मुंबई गया। मुंबई जाने के बाद में क्या क्या मेरे पर मुश्किलें आई। कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि मैं फुटपाथ पे भी हूँ, मगर कोशिश करने के बाद एक शख्स मुझे ऐसा मिला जो जरी का काम करता था। यासीन भाई जरी वाला मशहूर आदमी था, अच्छा कारीगर था। उनसे दोस्ती हुई, उनसे मैंने जरी का काम सीखा।
मुंबई बिल्डिंगों का शहर और लोग ही लोग, बस सब अपने काम में लगे हुए, किसी को फुर्सत नहीं किसी से मिलने की और किसी का हाल पूछने की। अब मैं तो हिंगन घाट की माटी में पला बढ़ा था, तो इंसानी जज्बात से ताल्लुक बड़े गहरे थे। ये बात मुझे मुंबई में नजर नहीं आई और मैंने हिंगन घाट में वापसी का रुख कर लिया। तो यहाँ मैंने देखा कि मेरी घर की परिस्थिति बहुत खराब थी, दयनीय थी। बहनों की शादियाँ और फिर छोटी बहनों और फिर भाई तो मैं तो भाइयों में सबसे छोटा था, और भी परिवार थे मेरे साथ में जुड़े हुए, तो उनकी देख रेख जो भी मुझसे होना था, मैंने सोच लिया कि मैं भाई अब हिंगन घाट में ही रहना चाहता हूँ। और हिंगन घाट में मैंने एक छोटे से पैमाने पे काम शुरू किया, जरी की साड़ियाँ वगैरह बनाने का। हिंगन घाट एक छोटा सा गांव, भले ही इसका नाम जॉनी बाबू कव्वाल, रबरमैन नारायण भोंसले से लेकर बाबा आमटे तक जुड़ता है, लेकिन बड़े शहरों की तुलना में इसे कस्बा ही कहा जाएगा। और मेरा काम था कलाकारी का। कला के कद्रदान होते तो है, लेकिन पैसा बहुत कम मिलता है। उस वक्त में जिला उद्योग केंद्र के लोग मेरे पास में आए और उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर मुझे दिया। अब काम थोड़ा ठीक चलने लगा। इतना विश्वास तो हो गया कि जिंदगी अब पटरी पर आ गई है। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जरी की कढ़ाई का कारोबार अब थोड़ा चलने लगा। मेरे बनाए डिजाइन्स भी अब लोगों को अच्छे लगने लगे और पीकॉक को जरी से बनाने में मुझे बड़ा आनंद आता, तो मैं अधिकतर इसे ही बनाता। 82 के अंदर में मुझे सबसे पहले जिला उद्योग केंद्र की तरफ से बम्बई भेजा गया हस्तकला कंपटीशन के अंदर में, कि पहले ही बार में मुझे राज्य पुरस्कार वहां पर हासिल हुआ। अब मेरा हौसला बढ़ गया। ऐसा होता है कि कोई अपने काम को प्रोत्साहित करें तो बड़ा अच्छा लगता है। राज्य स्तरीय पुरस्कार मुझ जैसे छोटे से कलाकार को मिलना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इसके बाद एक बड़ी विचित्र घटना घटित हुई। मैं तो फ्रेम पर अपने हाथों से कशीदाकारी करने वाला कलाकार, और इस क्षेत्र में आ गया कंप्यूटर। कि कंप्यूटर ने हमारा काम छीन लिया। कंप्यूटर जब आया मार्केट के अंदर में, तो उसमें हुआ क्या कि 100 कारीगर का काम एक कंप्यूटर एक दिन में बनाने लग गया। अब उसकी जो वैल्यू थी, हमारी काम की वैल्यू, वो दिन पर दिन गिरती चली गई। इतनी भी गिरी कि हमारी हालत इतनी खराब हो गई कि दाने दाने को मोहताज हो गए। अब सारे दोस्त और घर वाले बड़ी पेशोपश में थे कि अनीस भाई का क्या होगा। मैं भी ये तय नहीं कर पा रहा था कि क्या करें, क्योंकि मैं कोई दूसरा काम तो कर नहीं सकता था। भाई बात ऐसी है कि किसी दूसरे काम पर जिंदगी में कभी न सोचा ही नहीं। अब जिंदगी बड़ी मुश्किल में पड़ गई, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी।
कुछ ऐसा सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जो कंप्यूटर ना कर पाए। मैं सोचा, मैं बोला मैं चित्रकला भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ और वो भी जानता हूँ, बोला कुछ ऐसा कुछ करूँ, चित्रकला और ये हस्तकला दोनों को मिला के एक चीज़ ऐसी बनाई जाए कि जो अपनी पहचान बना सके। अब जो जरी के काम में मुझे राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला था, तो हस्तकला से जुड़े लोग मुझे जानते तो थे ही। मैं ऐसे ही मेरे काम को आगे बढ़ाने के सिलसिले में एक अधिकारी से मिलने गया। तो बोले आप क्या करना चाहते हो? मैं बोला काम करना चाहता हूँ, बस मेरे को मार्केट चाहिए। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले ब्रेक दिया। अब ब्रेक भी ऐसा देखो, जयपुर के अंदर में एक हस्तकला का प्रोग्राम होने वाला था और यहाँ मैंने उनको अपनी व्यथा बताई कि देखिए मेरे पास में उतना माल नहीं है, आप मुझे दुकान देंगे तो मैं क्या बेचूंगा वहाँ पर। तो आप बोले डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जाना चाहते क्या? मैं बोला डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है? बोले यहाँ काम करते हो तो वहाँ काम करो। ठीक है। मेरे 2 हाथों के सहारे मेरी चित्रकला का शौक और मेरी कशीदाकारी, इन सब की केमिस्ट्री ऐसे बनी कि बात बनती ही चली गई और आज लोग मुझे जरी वाले के नाम से ही जानते हैं। अब प्रदर्शनी को ध्यान में रखकर चीजें बनाता हूं मैं। एग्जीबिशन का एक किस्सा आपको सुनाता हूं। मैं अपना डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बैठा। मैंने जब देखा वहाँ पर कि सारे देश का एक एक नुमाइंदा डिमॉन्स्ट्रेशन करता था और बड़े बड़े कलाकार नामचीन थे, और बस मैंने शुरू कर दिया। और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि सारे लोग जो डिमॉन्स्ट्रेशन करने वाले आए थे वो खुद मेरे पास में आके, वो ये कौन सा आदमी आ गया, सारी भीड़ मेरे पास में इकट्ठा होती थी। जब उन लोगों ने देखा, वहाँ दिल्ली के भी ऑफिसर आए थे, उन्होंने देखा कि भाई ये तो बड़ा कलाकार है, आगे चल के ये पर हम इसको अगर हैंड अगर नहीं देंगे तो ये बहुत बड़ा कलाकार निकलेगा। और उन्होंने मुझे पहला ब्रेक वहाँ पे दिया और वहाँ से मेरी एग्जीबिशन लाइफ शुरू हुई। तो मैंने ये दिमाग में रख के काम किया कि मुझे एग्जीबिशन करना है, ना कि मुझे साड़ियाँ बनाना है और कुछ बनाना है, दुपट्टे बनाना है, ये करना है वो करना है। मैं उसके तरफ फिर ज़्यादा ध्यान दिया। तो मेरी जो रुचि थी कला की, जो मेरे बचपन में जो थी, वो सारी की सारी मेरी यहाँ उभर के आई। भैया रे साथी रे, भैया रे ओ साथी रे, दूर के पर्वत दूर ही रह कर लगते सबको सुहाने, पास अगर जाकर देखे तो पत्थर की चट्टाने, कलियां समझे चमन सुखी है, चमन कहे रे बहारे ओ साथी, दुख में ही सुख है छिपा रे ओ साथी, दुख में ही सुख है छिपा रे। अब तो सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश में भी मेरे काम की डिमांड है। अब मेरी कशीदाकारी लोगों के ड्राइंग रूम की शान बनती है। अब मैं कढ़ाई के धागे से तस्वीरें बनाता हूं। दिल्ली प्रगति मैदान के अंदर में जब मैंने वहाँ पर अपना स्टॉल लगाया तो वहाँ पर मुझे कई ऐसे लोग मिले जो कि कला के बारे में जानने वाले, परखने वाले, विदेशी लोग भी मिले। तो वहाँ मैंने अपनी पहली तस्वीर मदर टेरेसा, एक लेडीज़ आई, फॉरेनर थी, वो भी कनाडा की थी, उसने पूछा कि भाई ये पेंटिंग कितने की है। मैंने उनको कन्विंस किया, बोला मैडम ये पेंटिंग नहीं है, ये पेंटिंग नहीं तो क्या है, पेंटिंग तो लग रही है। बोला पेंटिंग नहीं है। तो मैंने उनको जो डिस्प्ले किया था वो डिस्प्ले निकाल के मैंने बताया सामने, और मैं बोला मैडम इस पर हाथ रख के देखो। तो जब उसने देखा, वाह भाई वाह, वाकई में मैं जिंदगी में बुरे, अच्छे, फिर बुरे और फिर अच्छे दौर से गुजर चुका हूं, और इतना जरूर महसूस कर रहा हूं कि आत्मविश्वास के बल पर ही जिंदगी विकास की ओर चलती है। और एक साथी हो जिसके संग
सुख दुख बांट सके। अब हमारे मिस्टर हमको बहुत ही रिस्पांस देते हैं काम के लिए। हम दोनों मिलके एग्जीबिशनों में भी जाते थे। इस काम में मैंने बहुत ही इनको सपोर्ट करा है और ये काम करते हुए हमने बहुत ही बीच में मुश्किलें भी आई, फिर भी उसका सामना करे हमने और वो ये काम के लिए आगे बढ़ते रहे और ये काम को इतना हमने सराहा है कि आज भी ये काम हमको बहुत ही अच्छा लगता है और हम करते रहते हैं और करते रहेंगे। मेरा मानना है कि चीजें बांटने से बढ़ जाती है, खत्म नहीं होती। और फिर ये तो कला है, इसे जितना बांटेंगे उतनी बढ़ती चली जाएगी। अब यही मेरे घर में एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर है जो जरी की हस्तकला सिखाता है। पढ़ाई तो चलती है पर थोड़ा इंटरेस्ट भी ज़रूरी है। आपकी जो फील्ड है वो सबसे अलग चीज़, इसी वजह से मैंने ये सीखने की इच्छा की थी। अभी मैं 2-3 महीने हो गए, 3 महीने से सीखने आ रही हूँ। जरिए के एक अलग अलग पार्ट होते हैं, लेकिन ये जो जरिया ये अलग होता है काम, ये अलग ही काम है। जो काम ये चचा अनीस भाई जो गुरु है मेरे, जिन्होंने ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सिखाया, उनकी सिखाने का तरीका जो है बहुत प्यारा है, जिससे मुझे इंटरेस्ट भी आया काम करने में और मैं भविष्य में यही काम करना आगे भी चाहूँगा। जिंदगी के इस पूरे सफर में एक चीज जो बहुत याद रही, कभी नहीं भूलता मैं इसे, ये तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा। इस पर मैंने 20 साल पहले काम शुरू किया था। बीच में काम रुक गया, लेकिन जब मैंने इसे दोबारा इस पर लगातार काम करना शुरू किया तो 3 साल लगे इसे पूरा करने में। इनको मैं बोला विश्व में रखूं, क्योंकि इन्होंने विश्व को शांति का संदेश दिया है, तो मैंने विश्व का एक आकार दिया। विश्व का आकार देने के बाद में इंडिया की गैप रहेगी। इंडिया में यहाँ पे गैप, इधर एक अरब सागर है, इधर बंगाल सागर है। तो देखिए आज जो आप देख रहे हो, कई लोग कहते हैं कि ये पेंटिंग है, धागे से बनी हुई, इतनी पॉसिबल नहीं है, पेंटिंग जैसी लगती है। यही वो तस्वीर है जिसने अनीस जरीवाला को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में पहुंचाया और हिंगन घाट ने तो मुझे इतना सम्मान दिया कि हिंगन घाट भूषण से नवाजा। अब ये कशीदाकारी ही मेरी जिंदगी है और आने वाली पीढ़ियों का आधार भी। मेरा नाम सैयद अनीस है। मैं सैयद अनीस जरीवालों का बेटा हूँ। इनकी दी हुई कला को, एम्ब्रॉयडरी की कला को ही मैं आगे एग्जीबिशंस वगैरह में चला रहा हूँ और कर रहा हूँ। इस कला से यह सीखने मिला कि जैसे हिंगन घाट से छोटे से शहर में यह काम बनाकर बड़े बड़े शहरों में प्रदर्शनी के माध्यम से शहर के बड़े बड़े लोगों तक और विदेशी लोगों तक के पहुंचाने का एक माध्यम मिला। अकेले तो हम कई काम कर लेते हैं, लेकिन हमारे साथ किसी को काम देना और अपनी कला को सिखाकर उन्हें रोज़गार प्राप्त करवाना, ये सबसे बड़ा काम है। तो ये प्रेरणा लेते हुए मैं इसी काम को आगे बढ़ा रहा हूँ और भी मेरे साथ इंडिविजुअली करने के अलावा कई कारीगरों को जोड़कर इस कला को सारे देश और विदेश में फैलाना चाहता हूँ। अब दूर दूर से लोग मुझसे मिलने आते हैं, मेरे काम को देखते हैं, सराहते हैं, मेरी कला का सम्मान करते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में जरी की कढ़ाई सिखाता हूँ मैं। कर्नाटक में चले जाओ, कर्नाटक के अंदर सभी जगह मैं जहाँ जहाँ गया, यहाँ तक कि पूना, मराठवाड़ा वगैरह में भी कई लोगों को सिखाया। एक मुझे फ़ोन आया था नागपुर से कि भाई मेरे पास में कुछ फ्रांस से लोग आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। और आए जब देखे, उन्होंने मेरा घर देखा, झोपड़ा देखा और मेरा काम देखा, थोड़ा सा उनको भी आश्चर्य लगा। तो इस तरह से जब मेरे पास में फ्रांस से लोग आए तो मुझे एक हौसला और भी बढ़ा। अब भारत में हस्तकला की कोई भी प्रदर्शनी हो, मेरे बगैर पूरी नहीं होती। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, सब जगह जाता हूं मैं। रिस्पांस भी बहुत मिलता है, लेकिन पूना की प्रदर्शनी की बात मैं कभी नहीं भूल सकता। एक बच्ची एक मेरे लिए पेन लेके आई, तो पेन लेके आई वो, तो अंकल मैंने
मी तुमच्यासाठी हे पेन आणले म्हणे. कशासाठी बेटा? तुमचं काम आहे खूपच सुंदर आहे, मला ते खूपच आवडलं. ते मी काही देऊ शकत नाही तुम्हाला, फक्त एक पेन माझ्यातर्फे सप्रेम भेट. रो दिया मैंने उस वक्त में, इतना प्रेम देख के. जिंदगी की चाबी आपके हाथों में है. क्या करना है? मुश्किलें आती है, रुकावटें आती है. इंसान जब किसी मकसद की राह में, मकसद यानी उद्देश्य, मकसद की राह में अपने कदम उठाता है तो बड़ी बड़ी मुश्किलें और बड़ी बड़ी रुकावटें उसके आड़े आड़े आती हैं और उसके धैर्य को, उसके सब्र को आजमाइश में डाल देती है. यानी समझ लो कि वो उसकी परीक्षा है. और जो इंसान अपने मकसद को आगे बढ़ाने के लिए आगे ही आगे काम करता चला जाता है और नाकामी के एहसास को महसूस तक नहीं करता, वही लोग उनके दामन से कामयाबी पैमाने वफा बांध लेती है. जन्म से लेकर आज तक मैंने सिवाय काम के कुछ नहीं किया. बस काम ही मेरी जिंदगी है. एक ही तमन्ना है, अपनी कला के जौहर इस दुनिया में बिखेरता रहूं और जरी की दस्तकारी से सुंदरता निखारता रहूं. हरी हरी वसुंधरा पे नील नील ये गगन, कि जिसपे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन. दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी. ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है. ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है.